हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश की स्ट्रैटेजी देखेंगे और इससे पहले मैं मैथ की स्ट्रैटेजी वीडियो बना चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखी एक बार उसको जाकर देख लेना। और काफ़ी चीज़ें बिल्कुल रिलेट करके बताता हूं मैं, तो एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने मैथ में बताया था, स्टेप वाइज, और आपको चेक करना है आपका लेवल क्या है और आप किस ऑर्डर में पढ़ाई कर रहे हो। यानी कोई एक ऐसी चीज़ मिस तो नहीं कर रही जिसकी वजह से आपका स्कोर स्टक हो चुका है और इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। तो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाऊँगा। तो सबसे पहले आपका काम है, आपको ये चेक करना है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होने की वजह से बार-बार माइंड में यही आता है, यार मेरा तो ये चैप्टर छूटा हुआ है, मेरा तो ये चैप्टर छूटा हुआ है, इस वजह से मेरे एरर गलत हो रहे हैं क्योंकि मेरा तो टेंस ही क्लियर नहीं है, मेरा मॉडल क्लियर नहीं है। ऐसे अलग-अलग टॉपिक हो सकते हैं, ठीक है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पढ़ना, तो इसमें सिलेबस वैसे इतना हैवी है नहीं, क्योंकि वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन ये साथ के साथ चलती रहती हैं। और बाकी जो ग्रामर है, ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, सिमिलर टू रीजनिंग, बट इट नीड्स सो मच प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस किस लिए? क्योंकि जब हम टॉपिक वाइज एरर करते हैं तो आपको पता है कि भाई नाउन मैंने पढ़ लिया, जैसे ही नाउन पढ़ लिया तो मैं नाउन के ही एरर फाइंड करते टाइम मतलब यही चेक करूंगा, फर्नीचर, सीनरी, ये सब, या जो भी बेसिक नाउन के रूल है समझ में आ जाएगा कि हाँ नाउन में ही फाइंड करना है। लेकिन जैसे ही मिक्स एरर आता है हमें समझ नहीं आता। तो सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है मिक्स एरर में। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी काफ़ी चीज़ सीखने की होती है, तो वहाँ पे सीखनी है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको अपने यूट्यूब टीचर, जो भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से करना है, ठीक है। सिलेबस में यही एक पार्ट है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आपकी मेहनत है, ठीक है। वोकैब डेली याद करना, रीडिंग जितना ज़्यादा रीड करोगे, जितना अच्छे से आप उसको कॉम्प्रिहेंड, मतलब एक तरीके से जब आप रीडिंग करते हो तो आपको, मतलब जिनको मतलब नहीं अच्छी लगती रीडिंग, तो उन्होंने देखा होगा कि जब 2-3 लाइन ऊपर की पढ़ ली या चौथी, पाँचवीं पाए तो ऊपर का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल टूट जाता है, समझ नहीं आता। अगर पैसेज ईज़ी है तो सब कुछ साथ के साथ चलता रहता है, लेकिन जब थोड़ा डिफिकल्ट आता है तो एकदम लिंक टूट जाती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको मैं समझाऊँगा अभी, समझना। तो सबसे पहले सिलेबस हो गया, दूसरा हो गया सेक्शनल मॉक। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो सेक्शनल मॉक डेली, मतलब ये तो एक ऐसी चीज़ हो गई, मतलब मैथ में तो ये होता है कि भाई पेन पेपर हमें चाहिए, ठीक है। सेक्शनल मॉक इंग्लिश इंग्लिश का तो ऐसा है कि कभी भी आप खाली बैठे हो या कभी आपको लग रहा है भाई रात को लेटते टाइम, ठीक है, तो कभी भी दे सकते हो, ठीक है। दिन में 4-4 मॉक भी दे सकते हो, हालाँकि मैं आपको 1 से 2 ही बताऊँगा। और इसके बाद एनालाइज़, एनालाइज़ कैसे करना है वो भी बताएँगे अभी। ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आती है आपका पढ़ाई करने का तरीका। पढ़ाई करने का तरीका, जैसे कि इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। जैसे कि आपने एक रूटीन बना रखा है कि बस मैं 50 एंटोनियम याद करूँगा या 50 सिनोनियम याद करूँगा या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो भी अपन अपना डिवाइड कर रखा है। हम टारगेट सीरीज़ में भी देते हैं, लेकिन मैंने पहले ही समझाया था, उसमें लिखा भी होगा, अभी मैं दिखाऊँगा कि अपने वीक टॉपिक के अकॉर्डिंग अपना स्लॉट डिवाइड करना है। वीक टॉपिक मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वोकैब वीक है तो वोकैब में मैं हर एक चीज़ को 25-25 करके पढ़ूँगा, नहीं। जो वोकैब वीक है, क्या पता आपने, जैसे कि बहुत लोगों को पता होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए या ईडियम फ्रेज हो गए, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है साइन और एंड टू की, तो ये बहुत ही दिक्कत करते हैं, ठीक है। और सबसे ईज़ी पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेज, ठीक है। और सीपीओ में जो ईडीएम फ्रेज आते हैं वो काफ़ी अलग-अलग भी आपको देखने के लिए मिलते होंगे, ठीक है। मेंस में तो काफ़ी अलग मिलेंगे, आपको लगेगा यार मैंने ये भी पढ़ लिया लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करना होता है, ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। लिमिटेड चीज़ें पढ़ो, जितना सबने पढ़ा है, और उसके बाद अपना दिमाग यूज़ करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, जितना पढ़ना होता है उतना भी नहीं पढ़ा, लेकिन चिंता हर चीज़ की है, तो वो चीज़ नहीं करनी। तो वोकैब में क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि मेरे कौन-कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वोकैब में। क्या मेरे सिर्फ साइनों के ही गलत होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या ईडियम फ्रेज इनके गलत नहीं होते, तो इनको नहीं पढ़ना है। इनको सिर्फ क्या करना है, जो भी आपने मार्क किए उनको बस संडे में कभी भी रिवाइज़ कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, साइनों पे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा सब कुछ ठीक है, मेरी फ्रेजल वर्ब गलत हो रही है सबसे ज़्यादा, तो फ्रेजल वर्ब आपको पढ़नी है, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो रही है तो स्पेलिंग में लिख-लिख के करना है, ठीक है। ऐसे नहीं सिर्फ रीड कर दी, रीड करके सब अच्छा लगेगा, और जब ऑप्शन के साथ आते हैं तब दिक्कत आती है, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है, अभी आगे बताता हूँ, चलो इसमें मिक्स हो जाएगा। इसके अलावा ग्रामर, ग्रामर में आपको ये चेक करना है कि भाई हर बार जो एरर गलत हो रहा है किस टॉपिक से गलत हो रहा है, ठीक है। फिक्स प्रीपोजिशन से हो रहा है, या जो भी हमारे कंजंक्शन वगैरह हैं उसमें मैं भूल जाता हूँ, सो के बाद एज आएगा या एज के बाद एज आएगा, वेदर के बाद और आता है डेट, कब क्या, मतलब जो बेसिक रूल है ना, उनमें जो डेली, जैसे मान लो आपने देखा होगा जब एक ट्रेंड चलता है, मतलब एसएससी का, तो कई बार क्या होता है वो वर्ब पे फोकस करता है, कई बार वो टेंस के फिलअप पे फोकस करता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इन टाइप के क्वेश्चंस करते करते जो छोटे मोटे रूल होते हैं उनको प्रैक्टिस नहीं कर पाते, मतलब वो प्रैक्टिस में आते ही नहीं है, ठीक है। और अपने हम नोट्स भी नहीं पढ़ते, सिर्फ प्रैक्टिस करके रह जाते हैं। जब कभी वो रूल आता है तो एकदम से ऐसा लगता है यार ये तो पढ़ा था लेकिन याद नहीं है, ठीक है। तो याद नहीं आता टाइम पे,
तो उसका भी रिवाइज़ करना है। तो हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता होना चाहिए भाई कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ और कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है? अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन में भी चेक करना है कि भाई जो क्लोज़ टेस्ट अगर गलत हो रहा है, तो मोर ओवर, हाउ एवर, ठीक है, ये वाले गलत हो रहे हैं या जो वोकैब से रिलेटेड है वो गलत हो रहे हैं, ठीक है, या बेसिक हैं वो गलत हो रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन के अलावा इसमें एक पार्ट और है, सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन में ही, जैसे कि पैसेज हो गया। पैसेज में भी ये चेक करना है कि भाई मेरा टाइटल, थीम, टोन ये गलत हो रहे हैं, या मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई डायरेक्ट भी क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट, आपने देखा होगा नोट करेक्ट, आप ये नहीं फाइंड कर पाते कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है, पैसेज में है ही नहीं। तो बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको देखनी है, आपको लेवल भी देखना है कि भाई इस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं वो मेरे यही गलत होते हैं, ठीक है। और PQRS में आपने देखा होगा, बेसिक PQRS आप कर लेते हो, जैसी लेंथ आते हैं उसमें दिक्कत आती है, ये आपको पता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। पता सब कुछ है लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। मैं आज आपको सॉल्यूशन बताऊंगा करना किस तरीके से। फिर इसके बाद PQRS में कई बार PQRS इस तरीके से आ जाते हैं, मान लो आपने मतलब हम पेयर बनाते हैं कि QR SP, ऑप्शन में क्या होता है QRSP भी है, ठीक है, आपने दो दो का पेयर बनाया कि हाँ S के बाद P आएगा और Q के बाद R ही आएगा, लेकिन कई बार इतना अच्छा लेवल का होता है कि SP और QR भी होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता SP पहले आएगा या QR पहले आएगा ना। तो ऑप्शन ऑप्शन आप बी टिक कर देते हो और गलत हो जाता है, फिर ये वाला सही हो जाता है। तो उस टाइम पे आप क्वेश्चन में एनालाइज नहीं करते कि यार ये क्यों गलत हुआ, और फिर कभी ना कभी वो आएगा, वो मेंस में आएगा, गलती हो जाएगी। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने एक लेवल पे जाके पढ़ाई करी है, वो हर एक चीज़ रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन जो बिगिनर है, जिन्होंने सिर्फ अभी सिलेबस कंप्लीट करा है या सिर्फ अभी एरर वगैरह ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको शायद ये लग रहा होगा पता नहीं क्या बता रहा हूँ, है ना। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ये सभी चीज़ें जो भी है काम की हैं। इसके बाद करना है आपको मल्टीपल रिवीजन, यानी कि जो वोकैब हैं, वो जो मार्क वोकैब हैं वही बार बार रिवाइज करने, नई के पीछे नहीं भागना कि भाई मैं अब SP बख्शी के करूँगा, नीतू मैम की तो मैंने कर ली, अब मैं किरण की भी करूँगा, पिनेकल की भी करूँगा, संजीवनी करूँगा, समुद्र मंथन करूँगा एंड ब्लैक बुक करूँगा, ठीक है। काफ़ी बुक हैं, नहीं करनी, मैं बताऊँगा क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एनालाइज, ठीक है। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपने मॉक अटेम्प्ट करना स्टार्ट चालू कर दिया, ठीक है, मतलब स्टार्ट कर दिया। अब क्या करना है, उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब होता है जब क्वेश्चन आप सेव करोगे मतलब टेक्स्ट बुक पे, तो वहाँ पे एक फ़िल्टर का ऑप्शन आएगा जिसमें 3 कैटेगरी मिलेंगी, करेक्ट, इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड। तो करेक्ट में आपके वो क्वेश्चन सही होंगे जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, जैसे कि आपको पता है कि भाई यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, इसके बाद हैज़ ही आएगा, ऑप्शन में हैव भी था, वर्ब भी था और आर भी था, लेकिन ऑप्शन नंबर यही ठीक है। क्लियर एकदम, बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गए या ईजी वोकैब हो गई, वो आपने ठीक कर दिया, आपको ये भी पता है कि हाँ ये गलत हो ही नहीं सकता, तो कॉन्फिडेंट हो इसलिए करेक्ट हो गया। एक ये हो जाएगा, जैसे कि अभी मैंने QRSP वाला बताया, आपको लग रहा है नहीं ये वाला ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन कौन सा हो गया, दूसरा वाला, यानी आपने सोचा A और C में से दो में कन्फ्यूजन है, A वाला ठीक हो सकता है, लेकिन कौन सा ठीक हो गया, C वाला ठीक हो गया। तो 50-50 आपने तुक्का मारा, तुक्का नहीं कह सकते, एक तरीके से गैस वर्क, तुक्का और गैस वर्क में फ़र्क है। तो इसमें क्या, आपने A लगाया लेकिन A की जगह C हो गया, तो C हो गया, तो 50-50 में वो इनकरेक्ट हो गया। सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है, जब ये क्वेश्चन सही हो गया तो जो फ़िल्टर वाला ऑप्शन है, काफ़ी लोग क्या करते हैं इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को ही एनालाइज़ करते हैं कि भई मेरे गलत कौन से हुए और जो मेरे छूटे हैं वो उनको ही चेक करूँगा। लेकिन जब ये वाला क्वेश्चन है, जो आपने सही कर दिया, ठीक है? वो आपने मतलब एक तरीके से गैस वर्क किया, उसमें सीखना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने इस टाइम पे सही किया, आपने देखा भी होगा, वो नेक्स्ट टाइम पे गलत हो जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे वो चीज़ सीखनी है, वो मेंस में भी आएगी, क्योंकि इंग्लिश CPO में मेंस में भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर बात आती है तुक्के की। तुक्के में क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई ये वोकैब है, ठीक है, इसमें तुक्का मार देते हैं, ठीक है? तुक्का कैसे, देखो, तुक्का भी और ऑप्शन एलिमिनेट वाला भी बताऊँगा। चलो पहले ऑप्शन एलिमिनेशन वाला बता देता हूँ। ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब, जैसे कोई एक वर्ड आया, ठीक है? आपको इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन ऑप्शन जैसे ही देखे, ठीक है, और आपको समझ में आएगी ये पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, और ये वाला जो है ये नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन के सभी के मीनिंग पता है, लेकिन इसका दूर दूर तक मतलब नहीं पता, और यहाँ पे पूछा है कि इसका एंटोनियम बताओ, तो आपको समझ में आ जाए कहीं ना कहीं यार ये सभी पॉजिटिव वर्ड है लेकिन ये नेगेटिव है, तो इसका यही आंसर होगा। आप टिक कर देते हो और सही भी हो जाता है कई बार, ठीक है, कई बार क्या 95% चांस है कि ये सही हो जाता है, लेकिन आपको उसका मीनिंग नहीं पता। अब क्या होता है, वही जो मीनिंग है वो कई बार मतलब नेक्स्ट शिफ्ट में या कैसे वो ऑप्शन के साथ आ जाएगा, तब आपको वहाँ पे दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप जो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन सही कर देते हैं, थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा कि हाँ ये हो सकता है, वो हो भी जाता है सही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100%
100% एक्यूरेसी किसी की नहीं है कि जो टिक करा वही सही है, उसके अलावा कोई गैस वर्क नहीं करता, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में करता है, ठीक है, रीजनिंग छोड़ के, रीजनिंग में तो हो ही जाता है अपना, है ना। तो करना क्या है, करेक्ट क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट 50-50, ऑप्शन एलिमिनेशन वाले और जो तुक्का मार देते हैं आप कि हाँ चलो यार टाइम कम बच रहा है इसको भी टिक कर देता हूँ, ये सभी क्वेश्चन भी एनालाइज करने हैं, ठीक है। इनकरेक्ट में जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं था लेकिन फिर भी टिक किया, वो गलत हो गया है ना। तो उसमें भी क्या करना है, एनालाइज में इंक्लूड करना है, उसको भी चेक करना है। 50-50 में बता चुका, इसमें भी तुक्का वाला सेम तुक्का मारा, मान लो आपने मेंस के लिए बता रहा हूँ, जैसे मान लो मेंस में 5 क्वेश्चन थे, आपको लग रहा है बच रहे हैं, मान लो आपने तुक्का मार दिया, 5 में से 3 सही चले गए या 2 सही चले गए, ठीक है, तो थे तो वो तुक्के वाले, 2 सही चले गए तो इस कैटेगरी में आ गया यानी करेक्ट, 3 सही हो गए तो इनकरेक्ट में आ गए यानी इधर। लेकिन सीखने वाले दोनों ही थे, क्योंकि दोनों में मतलब पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपको नहीं आते, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, जब कभी भी एनालाइज करो तो बहुत अच्छे से एनालाइज करना। इंग्लिश का मॉक बहुत मतलब अच्छे से आसानी से लेट कर कभी भी मतलब एनालाइज कर सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई मतलब एक अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। फ्री टाइम में इंग्लिश एक तरीके से एक हैबिट बना लो कि गेम की तरह, कि भाई लेटते टाइम, मैं ऐसे ही करता था, लेटते टाइम कभी भी जब मन करा तब इंग्लिश का मॉक लगा दी, ठीक है। सीजीएल के लगाओ, ज़्यादा हेक्टिक लग रहा है कि भाई सीपीयू में तो 20 मिनट का होता है या 18 मिनट का होता है, तो सीजीएल के लगा लो, 8 से 10 मिनट में कंप्लीट, ठीक है। और अब बात करते हैं अनअटेम्प्टेड। अनअटेम्प्टेड में क्या है कि बहुत अच्छी बात है कि आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आपको पता नहीं है, अगर कोई वोकैब आई, ठीक है, आपको लग रहा है इसका मीनिंग नहीं पता है, कोई क्वेश्चन है फिलअप में, ठीक है, या क्लोज टेस्ट में आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसको छोड़ देते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हो। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आपको ये पता होगा कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन करे हैं, ये मेरे सभी ठीक है, ठीक है। लेकिन जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है वो किस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको फिर बाद में कवर करने हैं, ठीक है, यानी कि उनके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। टाइम टेकन इसमें नहीं होता, वो सिर्फ मैथ में होता है, ये मैंने फिर भी लिख दिया। इंग्लिश में इतना टाइम टेकन नहीं होता, लेकिन फिर भी 2-3 टॉपिक हैं, जैसे कि आपको पता होगा PQRS, ठीक है, या क्लोज टेस्ट या RC, ठीक है, इनमें कई बार आपको टाइम लग जाता है। PQRS में तो लगता ही है, तभी हम लास्ट में करते हैं, रीडिंग का जितना भी पार्ट है सब लास्ट में करते हैं। एक तरफ ये जितने भी 20 क्वेश्चन है और एक तरफ वो 5 से मतलब 18 से 19 क्वेश्चन, और एक तरफ वो नहीं यार CPO में ज़्यादा आते हैं ना, तो CPO में तो मान के चलो 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10+, मेरा माइंड में CGL आ गया, 10+ क्वेश्चन मान लो CPO में, और बाकी जितने भी 38+ क्वेश्चन मान लो एक तरफ, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये सभी बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये ग्रामर वगैरह का वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, आप टिक करते हैं आगे बढ़ते हैं, टिक, मज़ा भी आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि यार बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वो पार्ट आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, पैसेज का, एकदम ही ऐसा लगता है कि यार ये अकेला ही टाइम खा जाएगा ना। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, टाइम रिड्यूस करना है। टाइम रिड्यूस कैसे होगा, जो टॉपिक आपका वीक है उसकी प्रैक्टिस करो, PQRS के लिए अलग से प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, पता चलेगा कैसे कैसे करना होता है। अब बात आती है पढ़ने का तरीका। मॉक एनालाइज कर लिया, हमें अब क्या क्या लिखना है नोटबुक में, कहाँ टेक्स्ट बुक में क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। नोटबुक में देखो करना क्या है, मान लो आपने एक नोटबुक बनाई थी, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप ग्रामर जहाँ से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ग्रामर के जितने भी चैप्टर हैं 15-20, ठीक है, वो 15-20 पेज में ही कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि नाउन, नाउन एक पेज में, बस वही रूल लिखने जो आप बार बार भूलते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी रामकथा या पूरा जितना भी आपने पढ़ा है सब कुछ बार बार रिवाइज कर रहे हो। आपको पता होगा कि भाई ए मैन एंड ए, क्या लिखूँ, वुमेन लिख देता हूँ, तो डब ए आ गया यानी कि प्लूरल हो गया, या ए डॉक्टर एंड टीचर आ गया, इसका मतलब एक ही आदमी के बारे में बात हो, ये बेसिक बेसिक रूल हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पता है, लेकिन जो थोड़े अच्छे लेवल के रूल हैं, कंजक्शन में बेसिक पता है, ठीक है भाई, नो सूनर के बाद देन आता है, ठीक है, तो वो नहीं लिखने, लेकिन जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं बार बार भूलता हूँ, सिर्फ वही लिखना है, कंजक्शन तो सिर्फ आधे पेज में आ जाएगा, ठीक है। तो वही वही चीज़ आपको लिखनी है, और 15 पेज ही आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाने, किसके लिए, ग्रामर के लिए। लेकिन जब आप मॉक प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे आपको नई नई चीज़ें देखने के मिलेंगी, आपको लगेगा यार ये वाला रूल तो मैंने नहीं लिखा, यार नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन नया है, तब आपको अपने नोट में वही जो 15 पेज है उसी में ऐड करना है, ठीक है, अपडेट करने हैं अपने नोट्स। क्लियर, ये तो किसके लिए बात हो गई, ग्रामर के लिए। दूसरा वोकैब, वोकैब आप पढ़ रहे हो लेकिन फिर भी आपको नहीं मिल रही है, तो वो भी क्या करनी है, अपडेट करनी है, ठीक है। ग्रामर हो गई, वोकैब हो गई, अब बात करते हैं किसकी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जिसमें इंक्लूड है PQRS। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके क्वेश्चन जो गलत होते हैं, जैसे कि मान लो टाइटल, थीम थीम टोन, ये वाले क्लोज टेस्ट के भी गलत हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि नरेशन वाले क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, थोड़ा गलती हो ही जाती है, जैसे कि आपको पता होगा जैसे हैज़, ठीक है, वॉज, नरेशन में इसको
हेड करके वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, इसमें भी हेड थर्ड फॉर्म करते हैं ना। तो कई बार हम समझ नहीं पाते कि अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो हमें ये वाला टिक करना चाहिए, ये वाला टिक करना चाहिए। थोड़े रूल हैं और थोड़ी क्लैरिटी है जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम पता चलेगी कि हाँ ये वाला टिक करना है या ये वाला टिक करना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर ही गलत होंगे। नरेशन और वॉइस जो कि काफ़ी इजी टॉपिक है, उनमें भी गलती होने के चांस हैं लेकिन बहुत कम है, ठीक है। तो वो अगर पहले से ही फाइंड कर लो कि हाँ इस टाइप का ही क्वेश्चन मैं गलत करता हूँ, तो उसको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में सेव करना है, क्वेश्चन नहीं लिखना। अब देखो टेक्स्ट बुक में क्या क्या सेव करना है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई है कि भाई टेक्स्ट बुक को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसको देख लेना एक तो, ठीक है। अब देखो करना सेव क्या क्या है, PQRS, क्योंकि PQRS में जो 4 ऑप्शन रहेंगे वो लिख कर आप टाइम वेस्ट करोगे अपनी कॉपी में, नोट्स थोड़ी नहीं बनाने हैं उसके, ठीक है। नोट्स तो सिर्फ इसी के बनाने हैं। तो PQRS की तो हमें प्रैक्टिस करनी है, तो जो क्वेश्चन गलत होता है तो उसको टेक्स्ट बुक में सेव करना है। सेम उसी तरीके से वॉइस, नरेशन, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सभी क्वेश्चन आपको क्या करना है, सेव करने हैं। बाकी एरर वगैरह जितने भी क्वेश्चन फिलअप वगैरह सब आपको क्या करना है, नोट्स में अपडेट करना है। सिर्फ उसका मतलब जैसे कि मान लो कोई एरर का क्वेश्चन गलत हुआ तो वो रूल ऐड करना है, पूरा एरर का क्वेश्चन नहीं, ज़रूरत पड़ती है तभी लिखना है। इसके अलावा कोई फिलअप का क्वेश्चन गलत हुआ, आपको लग रहा है यार ये तो वोकैब से रिलेटेड है, तो वोकैब लिखनी है, ना कि पूरा फिलअप का क्वेश्चन। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो स्ट्रैटेजी में क्या करना है, डिवाइड करना है अपना स्लॉट अकॉर्डिंग टू योर वीक टॉपिक। जब आप एग्जाम मतलब कि सेक्शनल मॉक दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये ग्रामर का सेक्शन है, ये वोकैब का हो गया और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो ये जो आपके 3 सेक्शन है, तो ग्रामर में आपको क्या चेक करना है कि भाई मेरे कौन-कौन से टॉपिक गलत हो रहे हैं। वोकैब में ये चेक करना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन गलत हो रहा है, स्पेलिंग ज़्यादा गलत हो रही है, भाई 2 गलत हो रही है, 1 गलत होता है, 0, तो पता चल जाएगा सबसे कम गलत होता है। और साइन और एंटो ज़्यादा गलत होते हैं, 3-3, 2-2 जैसे भी है। तो इसको ज़्यादा टाइम दूँगा मैं, डेली मैं इसको 50 या जितने भी याद करूँगा 80, इसको 20 ही करूँगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं सोर्स की। तो सोर्स में देखो लिमिटेड ही सोर्स फॉलो करने हैं, जो भी आपके पास बुक है। जैसे वोकैब में कोई भी प्रीवियस ईयर बुक, ठीक है, ब्लैक बुक हो, संजीवनी हो, समुद्र मंथन हो, या जो भी आपने नोट्स बनाए हैं कहीं से बस याद करना है प्रीवियस ईयर, ठीक है। उसके बाद जब आप सेक्शन मॉक लगाएंगे तो अपडेट करते रहेंगे, उनको भी रिवाइज करना है। ग्रामर में आपके पास कोई भी नोट्स हो, ठीक है, उसी को बार बार रिवाइज करना है। मैंने कहा था 15 पेज में ही कंप्लीट करने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। पिनेकल या किरण, 2 ही बुक हैं, इनमें से कोई भी बुक फॉलो कर लेना। बाद में सिर्फ सेक्शनल मॉक से ही आपको नोट्स अपडेट करने हैं। कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश माध्यम के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, सिर्फ आपको मेरी ही वीडियो मिलेगी इंग्लिश माध्यम के लिए, एक बार चेक कर लेना, बस इंग्लिश माध्यम डालना, ठीक है, टॉप पे मिल जाएगी, उसको चेक करना किस तरीके से पढ़ा जाता है। डेली रीडिंग करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। जो टॉपिक वीक है यानी कि PQRS अगर वीक है तो PQRS के डेली 10 से 20 क्वेश्चन लगाओ और टिक करते जाओ, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन मिला, फिर वही बाद में रिवाइज करनी है, ठीक है। तो इतनी सी बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं वीक पोर्शन की। तो वीक पोर्शन यहाँ पे मैंने छोटा सा एक बॉक्स बना के ये मैंने लिख दिया। तो इससे ज़्यादा हो सकते हैं, मैंने एक आइडिया दिया है कि हाँ भाई टाइटल, टोन, थीम ये वाले गलत होते हैं, फ्रेजल वर्ब गलत होते हैं, एंटोसाइनो गलत होते हैं, न्यू इडियम्स जो आते हैं उनमें दिक्कत आती है, इनकरेक्ट स्पेलिंग में भी दिक्कत आ जाती है, आसान स्पेलिंग गलत हो जाती है, वोकैब में क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें गलत होती होंगी, लेकिन ये मेन चीज़ है, ठीक है। तो इनको पे आपको फोकस करना है, ना कि 3 घंटे इंग्लिश पढ़ूंगा, 1 घंटा वोकैब, 1 घंटा ग्रामर और 1 घंटा तीसरा क्या होता है RC यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ऐसे डिवाइड नहीं करना, ठीक है। अपने हिसाब से पढ़ना है, सबकी वीक और स्ट्रेंथ अलग अलग है, ठीक है, वीकनेस और स्ट्रेंथ अलग अलग है, तो उस हिसाब से पढ़ना है। अब बात करते हैं रूटीन की। रूटीन में एक सेक्शन मॉक, क्योंकि CPO में 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि CGL के 2 सेक्शन मॉक के बराबर हैं। तो आपको लग रहा है कि नहीं, एक CPO का यानी कि 50 क्वेश्चन का और एक CGL का, ठीक है, तो 25 और 50 ये दे सकते हो, ठीक है। तो करना किस तरीके से है, सिर्फ जाना है टेक्स्ट बुक पे, एक लाइन से 2020 से स्टार्ट करना, 20 के खत्म करके 21 का तो है नहीं CPO का, 22 पे आ जाना, 23, 24 इसी तरीके से फिर CGL का भी कर लेना, ठीक है। नोट्स अपडेट करते रहना और जो आपकी कॉपी अपडेट होती जा रही है उसको जरूर रिवाइज करना मॉक देने से पहले, ठीक है। ये आप ये समझ लेना, अगर आप वो रिवाइज नहीं कर रहे ना तो आप मेहनत कर रहे हो, आपका स्कोर बूस्ट नहीं होगा। लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ काम आएगी, आपके जो वोकैब के मार्क, जो वोकैब है वो रिवाइज करनी है। ग्रामर में सिर्फ वो 15 पेज, उसी को अपडेट करते रहना है, 15 पेज के अलावा कुछ नहीं। कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या करना है, डेली जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वही, और जो टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन सेव कर रहे हैं वो जो गलत हो रहे हैं उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, लर्न मार्क रिवाइज, ठीक है, याद करो जो मार्क करे हैं आपने और रिवाइज करो, ठीक है। रिवाइज शॉर्ट नोट्स एंड प्रैक्टिस मार्क क्वेश्चन, जो भी आपने टेक्स्ट बुक में सेव करे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, जो भी शॉर्ट नोट्स हैं उन्हीं को रिवाइज करना है। देखो बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, बस वही लिमिटेड चीज़ पढ़नी है। वीकली रिवीजन करना है, मार्क्ड और सेव्ड क्वेश्चन, हर बात देखो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ। रिवीजन जीके में और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा रिवीजन नहीं करते, इस वजह से स्कोर डाउन जा रहा है। लेकिन काफ़ी लोगों की शिकायत होगी या एक तरीके से मतलब दिक्कत होगी कि भाई
रीडिंग ही समझ में नहीं आ रही, मतलब समझ नहीं आ रहा पढ़ना किस तरीके से, तो एक बार ये वाली वीडियो देख लेना, ठीक है? हेल्प हो जाएगी। बाकी वोकैब कैसे याद करनी है उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। और अब एक बात और बताना चाहता हूँ, मैथ का हमारा हो गया कंप्लीट, इंग्लिश का भी हो गया। अब बात करते हैं रीज़निंग और जीके। जीके के लिए मैंने अलग से सीपीओ की एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देख लेना, डिटेल स्ट्रैटेजी है। तो उसमें समझ लेना किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन जीके मुझे पता है, आपको पता है आप कौन-कौन सी बुक फ़ॉलो कर रहे हैं, कौन से यूट्यूब चैनल फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक ही कमी है, वो है आपका रिवीज़न, ठीक है? रिवीज़न कर लो बस, काम खत्म। जीके में लिमिटेड पढ़ो, हर एक चीज़ के पीछे मत भागो। 90% पे फ़ोकस करो, 80 से 90%, 10% के पीछे पागल मत हो कि भाई ये वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। अगर मान लो कोई ज्योग्राफ़ी का क्वेश्चन भी हो गया, पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो गया, आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन एक क्वेश्चन अलग से आ गया, तो आपको लगेगा यार ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया, मेरे से कैसे नहीं हो रहा है ना? तो इस चीज़ के पीछे मत भागना, अपना 50 में से 30 कोई नंबर ले आओ, बहुत बढ़िया स्कोर है यार, ठीक है? तो इतना करके हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है? अब बात करते हैं रीज़निंग की, तो रीज़निंग के लिए मैं क्या वीडियो बनाऊँ, ठीक है? ईज़ी सब्जेक्ट है और एफर्ट्स लगाओ, प्रैक्टिस करो, मॉक दो, जो गलत हो रहे हैं टाइप, उन्हीं को प्रैक्टिस करो, ठीक है? और स्कोर हमेशा रीज़निंग में 45 प्लस आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो ये समझ लो आप तैयारी ढंग से नहीं कर रहे, ठीक है? बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।